आप सभी का बोधि शिफ्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज का विषय है नैतिक सिद्धांत। इस क्रम में हम आगे बढ़ते हुए विभिन्न नैतिक सिद्धांतों को देखेंगे और उनका सामान्य निरीक्षण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला है नैतिक आदर्श। नीति शास्त्र इस तथ्य पर आधारित है कि मनुष्य के कर्म आत्मनिर्णीत होते हैं, उनका आचरण साभिप्राय होता है। बौद्धिक होने के नाते वह जानना चाहता है कि किस परम ध्येय के लिए वह अपने जीवन को संचालित करे, अथवा नैतिक आदर्श क्या है। जीवन की पूर्णता किस पर निर्भर है, आत्मसंतोष कैसे प्राप्त हो सकता है, वह सर्वश्रेष्ठ शुभ का क्या स्वरूप है जो जीवन की मानवीय गौरव का प्रतीक है। मनुष्य किसी भी नियम या आदेश का, चाहे वह आत्मा आरोपित हो या बाह्य आरोपित, यांत्रिक रूप से पालन नहीं कर सकता। वह उसका अर्थ समझना चाहता है। नियमों और आदेशों को व्यवहारिक रूप में देने में उसे कई प्रकार की कठिनाइयां उठानी पड़ती है, विरोधों का सामना करना पड़ता है, नियमों में आत्मविरोध मिलता है। ऐसी असहाय अवस्था में वह एक परम मापदंड की खोज करता है, उस आदर्श को जानना चाहता है जिसके लिए नियम साधन मात्र हैं, जिसके द्वारा परस्पर विरोध नियमों की आत्मा तक पहुंचा जा सके। नियमों को अंतरात्मा तक का ज्ञान ही उसका मार्गदर्शक बनकर उसके जीवन में संगति लाता है और विरोधी नियमों को एकता के सूत्र में बांधता है। उसे विदित हो जाता है कि उनका विरोध वास्तविक नहीं, स्थूल है। अपने सत्य रूप में ये नियम परम आदर्श को प्राप्त करने के लिए भिन्न मार्ग हैं। यदि नैतिकता के इतिहास का अध्ययन करें तो मालूम होगा कि नैतिक चिंतन के शैशव काल से ही परम आदर्श के स्वरूप के बारे में दो विरोधी धारणाएं चली आ रही हैं। नीतिज्ञों ने मनुष्य स्वभाव को बुद्धि और भावना की सामंजस्यपूर्ण इकाई न लेकर दो योद्धाओं का युद्ध क्षेत्र मान लिया है। एक मत के अनुसार मनुष्य का मूल रूप भावनात्मक है और दूसरे के अनुसार उसका मूल रूप बौद्धिक है। दोनों प्रकार के मत के प्रतिपादनों को अपनी मनुष्य स्वभाव की धारणा के अनुरूप अपने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। मनुष्य को भावनात्मक प्राणी मानने वालों ने कहा कि जीवन का चरम ध्येय अथवा नैतिक आदर्श सुख है, उसका कल्याण इंद्रिय सुख में निहित है। इस इंद्रिय परक नीति शास्त्र इथिक्स ऑफ सेंसिबिलिटी के सिद्धांत के अनुसार जीवन का ध्येय सुख हिडोन है। यह सिद्धांत सुखवाद हिडोनिज्म के नाम से प्रसिद्ध है। सुखवाद का प्रतिपादन प्राचीन काल में यूनान में सिरेनैक्स और एपिक्यूरियंस ने किया और आधुनिक काल में उपयोगितावादियों ने। इसके तीन मूल रूप मिलते हैं: अनुभवात्मक, बौद्धिक और विकासात्मक। दूसरी ओर बुद्धिपरतावाद रेशनलिज्म मिलता है, जिसके अनुसार मनुष्य पूर्ण रूप से बौद्धिक है, उसका शुभ इंद्रिय सुख में नहीं बौद्धिकता में है। बुद्धिपरतावाद को बुद्धिपरक नीति शास्त्र भी कहते हैं। इसका प्रतिपादन प्राचीन काल में सिनिक्स और स्टोइक्स ने किया तथा आधुनिक काल में कांट तथा सहज ज्ञानवादियों ने। नैतिक इतिहास के क्रम में सुखवाद और बुद्धिपरतावाद दोनों ही समय समय पर भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते गए। दोनों सिद्धांतों का अध्ययन यह बतलाता है कि नैतिक विचारकों ने शुभ परम ध्येय को समझने का प्रयास किया। इन सिद्धांतों के प्राचीन यूनानी प्रवर्तक या भली भांति जानते थे कि शुभ का संबंध वास्तविक जीवन से है। शुभ वह है जिसे कि प्रयास द्वारा व्यक्ति प्राप्त कर सकता है और जिसका वह आत्म साक्षात्कार कर सकता है। उसका प्रत्यक्षीकरण करके
वह आत्मसंतोष प्राप्त कर सकता है। यूनानी दर्शन आत्मबोध सेल्फ रियलाइजेशन को शुभ कहता है। आत्मबोध का क्या रूप है? उससे अभिप्राय इंद्रिय तृप्ति से है या बौद्धिक संतोष से? यह प्रश्न अपने उत्तर के लिए ही स्वयं इस प्रश्न पर निर्भर है कि मनुष्य क्या है, उसका क्या स्वरूप है और उसके सत्य रूप को भावना अभिव्यक्ति करती है या बुद्धि। आत्मबोध के स्वरूप को समझने में सुखवाद और बुद्धिपरतावाद दोनों ही दो रूपों में सम्मुख आते हैं, उग्र रूप में और नम्र रूप में। अपने उग्र रूप में बुद्धिपरतावाद ने भावनाओं का उन्मूलन करना चाहा और सुखवादियों ने भोग विलासपूर्ण मानव जीवन में बुद्धि को कंटक समझा। किंतु जैसा कि उन सिद्धांतों के अध्ययन से ज्ञात होता है, दोनों ने ही अपनी अपने सिद्धांतों की परम सत्यता को सिद्ध करने के आवेग में अपनी नींव खोद डाली। मनुष्य न तो भावना शून्य ही है और न बुद्धि रहित ही। उसके नैतिक जीवन बुद्धि और भावना के समन्वय की अपेक्षा रखता है। सुखवाद बिना बुद्धि को स्वीकार किए नहीं टिक सकता और बुद्धिवाद बिना भावना को स्वीकार किए वास्तविक नहीं हो सकता। बुद्धि और भावना मानव स्वभाव के दो अविच्छिन्न अंग हैं। इनका संतुलन बिगड़ने से मनुष्य जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। नम्र बुद्धिपरतावाद और नम्र सुखवाद ने इस सत्य को जाने अनजाने स्वीकार किया। नम्र सुखवादियों ने प्रारंभ में बुद्धि को भावना की दासी के रूप में स्वीकार किया, जो उसे ध्येय के लिए साधन जुटाती है। अंत में वे इस तथ्य पर पहुंचे कि सुख बुद्धि भी है। इस प्रकार नम्र बुद्धि परतावादियों ने प्रारंभ में भावनाओं को शुभ जीवन का उपकरण मात्र कहा और अंत में उसे शुभ जीवन का अविच्छिन्न निर्णयात्मक अंग मान लिया। बुद्धिपरतावाद और सुखवाद ने अपने अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने के आवेश में न तो तर्क का आधार लिया और न मनुष्य के स्वभावों को ही समझने का प्रयास किया। उन्होंने स्थूल बुद्धि से काम लिया। एक ही व्यक्ति में दो विरोधी प्रवृत्तियों को देखा। एक ओर मनुष्य सामान्य इच्छाएं हैं और दूसरी ओर उसकी बौद्धिक चेतना है, जो निरंतर इंद्रिय निग्रह करने का प्रयास करती है। सच तो यह है कि मनुष्य के पूर्ण संगठित व्यक्तित्व में बिना इच्छाओं के बुद्धि निष्क्रिय है और बिना बुद्धि की इच्छाएं अंधी। अतः स्थूल दृष्टि से विरोध होते हुए भी वे एक दूसरे के पूरक हैं। उपयुक्त दोनों सिद्धांतों की मुख्य त्रुटि यही है कि उन्होंने मनुष्य के पूर्ण व्यक्तित्व को एवं बुद्धि और भावना के एकत्व को नहीं समझा और उनके विरोधों को अत्यधिक महत्व दिया। जनसाधारण में जो जीवन यापन के दो मत मिलते हैं, उनके मूल में भी मानव व्यक्तित्व की यही भ्रांतिपूर्ण धारणा है। सुखवादी और बुद्धिपरतावादी मनुष्य के व्यक्तित्व को बुद्धि और भावना की संगतिपूर्ण इकाई न मानते हुए जनसाधारण की भांति पूछते हैं कि उसके सत्य स्वरूप की इच्छाएं अभिव्यक्ति करती हैं या बुद्धि। नीति शास्त्र के इतिहास में यह विरोध हिरेक्लिटस, डिमोक्रिटस, एंटिस्थेसिस, एरिस्टिपस, जीनो एपिक्यूरस, कडवर्थ हॉब्स और कांट बैंथम आदि के बीच प्रकट हुआ। उसके साथ ही वह मत भी मिलता है जिसने मनुष्य के मूर्त व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किया। मनुष्य भावना मात्र या बुद्धि मात्र नहीं है, उसका मूर्त व्यक्तित्व उन दोनों का समन्वय है। वह एक अविच्छिन्न इकाई है। वह वांछनीय जीवन की आकांक्षा रखता है और न तो भावना की उपेक्षा कर सकते हैं और न बुद्धि की। दोनों की तुष्टि अथवा आत्मतुष्टि उसके जीवन का ध्येय है। यह मत व्यक्तित्व का नीतिशास्त्र, एथिक्स ऑफ पर्सनालिटी या पूर्णतावाद, परफेक्शनिज्म के नाम से प्रसिद्ध है। इसने दोनों सिद्धांतों की सीमाओं और विरोधों का अतिक्रमण करके उनमें सामंजस्य स्थापित किया। व्यक्ति का मूर्त व्यक्तित्व ही इनका संगम अथवा मिलन भूमि है। इस मत की ओर प्लेटो, अरस्तु और हीगल ने ध्यान आकृष्ट किया। उपयुक्त तीन सिद्धांतों के अतिरिक्त अन्य मत भी मिलते हैं। उन मतों को मिश्रित सिद्धांतों के रूप में स्वीकार किया जा सकता है और उनके
उनको ही उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर समझाया जा सकता है। प्रमुख 3 सिद्धांत ही हैं। धन्यवाद।